गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके समक्ष एक ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रवाद के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में सहयोगी होगा। वर्तमान समय में राष्ट्रवाद से तात्पर्य राष्ट्र में रहने वाले लोगों का राष्ट्र के प्रति प्रेम है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जाती है। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री महोदय बार बार अपने संबोधन में हमारे देश की जो जनसंख्या है 137 करोड़ देशवासियों को संबोधन करते हैं, जिसका सीधा पर्याय यही है कि वो 137 करोड़ों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, भारत एक राष्ट्र के रूप में संबोधित करते हैं। लेकिन ये राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय जो शब्द है या राष्ट्रवाद की जो भावना है, इसका जो उदय हुआ है वो एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में हुआ था, और इसका भी क्रमिक विकास हुआ और समय समय पर इसकी परिभाषाएं बदलती रही हैं। इतिहास के छात्र के रूप में हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलती रही है। जैसे फर्स्ट फेज़ में राष्ट्रवाद जो था वो राजा का राष्ट्रवाद था, सेकंड फेज़ में जो राष्ट्रवाद था वो जनता का राष्ट्रवाद था, और थर्ड फेज़ में जो राष्ट्रवाद था उसका जो प्रयोग है वो पूंजीपतियों ने या मध्यम वर्ग ने समाजवाद या मार्क्सवाद के विरुद्ध किया था। तो हम इतिहास में फिर पीछे की ओर जाते हैं, भूतकाल में जाते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रवाद का डिफिनेशन विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों का उदय से तात्पर्य है कि सामंतवाद की कब्र पर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई थी जहाँ पर जो राज्य थे वो एक महत्वाकांक्षी सामंत के, जो कि किंग के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके अंडर में पूरा क्षेत्र आया, उसकी एक सेना बनी, उसकी एक ब्यूरोक्रेसी बनी और पूरे क्षेत्र का वो एक अकेला शासक हुआ, और जो विभिन्न सामंत थे उनके पावर को कम किया गया, रिड्यूस किया गया। और इस तरह से यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, जैसे लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ऐसे देश थे। और ये क्रम चलता रहा राष्ट्रीय राज्य के रूप में। लेकिन इसको जो मान्यता मिली, क्योंकि कोई भी भौगोलिक सीमा जब आप खींचते हैं तो जब तक वो वैलिड, उसको मान्यता ना प्रदान किया जाए तब तक वो वैलिड, वैधानिक नहीं होता है। तो 1648 विश्व इतिहास की प्रथम घटना है, जो प्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि हुई, और इस संधि का मतलब था कि जो विभिन्न राजतंत्र जो स्थापित हुए थे वो आपस में उनके संबंधों के विषय में शर्तों को तय किया गया था वेस्टफेलिया की संधि में, कि संबंध जो होगा वो राजा का राजा से संबंध होगा, राजा का जनता से संबंध नहीं होगा। और सभी की जो बाउंड्रीज थी उन बाउंड्रीज को एक्सेप्ट किया गया, और ये तय हुआ कि कोई किसी के इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। आप इस तरह समझ सकते हैं कि राजा, और ये भी तय किया गया कि एक राजा का वंशानुगत शासन होगा। राजा के अधिकारों को अगर मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँ तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर स्पेन के राजा का वैवाहिक संबंध अगर फ्रांस के राज परिवार से होता है, तो स्पेन अपने भौगोलिक क्षेत्र का कुछ पोर्शन अगर फ्रांस को दे देता है तो जो वहाँ की जनता है वो फ्रांसीसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ राष्ट्रवाद जो हुआ वो राजा का राष्ट्रवाद हुआ। राजा का जो क्षेत्र था और वहाँ उसका जो शासन था
वो निरंकुश शासन था। अब फ्रांस में आप देख सकते हैं कि आपने जब लुई 13 लुई 14 के बाद शासन हुआ तो उसने कहा आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यानी कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई जहाँ पे जनता का कोई वैल्यू नहीं था। इसी धीरे धीरे क्रमिक जब समय बीतता गया 18वीं सेंचुरी तक आप आएंगे तो इस बीच में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये मध्य वर्ग ये वो वर्ग है कि जो व्यापार में इन्वॉल्व था और जिसने राजा की हेल्प की थी सामंतों का दमन करने में। इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए थे लैटिन अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में, और ये वहाँ से जो इनको सोने चांदी के जो भंडार मिले थे और वहाँ से वो ये करेंसी, उसको करेंसी नहीं कहेंगे, सोने चांदी को लेकर आते थे, उसकी मुद्रा बनाई और वहाँ से लाकर फिर ये एशिया के बाज़ारों में पैसा देते थे और यहाँ से माल खरीदते थे और फिर ले जाके उसको यूरोप के बाज़ार में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो ये मध्य वर्ग था। ये राजा के साथ मिलकर सामंतों अपने फ़ायदे के लिए इसने राजा का सपोर्ट किया। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में ये क्रम चलता रहा यूरोप के लगभग सभी देशों में और निरंकुश राजतंत्र स्थापित रहा। लेकिन 1712 में एक घटना घटती है, एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। जीन जैक्स रूसो का जन्म होता है फ्रांस में, जो कि बहुत ही निम्न परिवार का होता है। इसने जो विचार दिए, इसने विचार दिया कि जो प्रभुसत्ता होती है, जो जनरल विल होता है, वो राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित होता है। राजा डिसाइड नहीं करेगा कि राज्य में क्या होगा, जनता डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे जनता की प्रभुसत्ता की बात करने लगे और इसने एक नारा दिया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसने इस विचारधारा ने पूरे यूरोप को हिला दिया और उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा। तो जो राजा का राष्ट्रवाद था अब यहाँ पे धीरे धीरे करवट बदलने लगा और उसका रिजल्ट था 1776 में, 4 जुलाई 1776 अमेरिका की क्रांति और 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई, राजा की जो शक्ति थी वो छीड़ हुई और गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र का मतलब कि जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा जनता द्वारा। फिर भी यहाँ क्रांति के बाद जो रिजल्ट आया फ्रांस में, वो रिजल्ट ये आया कि मानव अधिकारों की घोषणा की गई, नागरिक समानता की बात की गई, कुलीन और पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक दुखद घटना घटी। वो दुखद घटना थी 1793 में। वहाँ फ्रांस लुई 16 और मेरी एंटोइनेट की को सूली पर चढ़ा दिया गया। जिससे यूरोप के जो अन्य देश थे जहाँ पुरातन व्यवस्था अभी भी कायम थी, पुरातन व्यवस्था से तात्पर्य है कि राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा चर्च, ये पावर में थे। और जो निम्न वर्ग था, बाकी जब सब जो थे वो निम्न वर्ग में थे। और फ्रांस में क्या हुआ था कि अब जनता का शासन था, गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो जो विभिन्न देश ये थे, ये सोचते थे कि कहीं जो फ्रांस में हो रहा था कोई ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी ऐसा हो। तो विश्व इतिहास की जो दूसरी इम्पोर्टेंट घटना है, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इम्पोर्टेंट घटना वेस्टफेलिया की संधि, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और दूसरी इम्पोर्टेंट घटना यहाँ पर यह है कि यूरोप के विभिन्न देश मिलकर फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिए पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। और फ्रांस की तरफ से फ्रांस की जनता लड़ रही है।
तो ये पहला ऐसा मौका था जब फ्रांस की जनता यूरोप के राजाओं और जनता का संघर्ष हो रहा था, और इस संघर्ष में नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं क्रांति का पुत्र था, क्योंकि क्रांति का मतलब था कि जनता के पास पावर आए। एक सामान्य परिवार का था और फिर वो फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष बना, और राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद जब उसने यूरोप के विभिन्न देशों को, पूरे यूरोप को अगर आप मान लीजिए 1799 टू 1815, इस पीरियड को नेपोलियन का युग कहते हैं। इसने पूरे यूरोप को रौंद दिया। इस कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ फ्रांस की जो विचारधारा थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये विचारधारा को लेकर वो निकला था पूरे यूरोप को। कहा था कि मैं मुक्तिदाता हूँ, मैं पूरे यूरोप को स्वतंत्र कराऊंगा। लेकिन जब विभिन्न देशों को उसने पराजित किया, और पराजित करने के बाद अनजाने में भी वहाँ के देशों की जनता के अंदर उसने राष्ट्रवाद की भावना का जन्म कर दिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय गौरव की बात करता था। फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव की स्थापित करना चाहता था पूरे यूरोप में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि आप दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, साथ साथ रहते हैं, तो अब बार बार जब आप बहुत सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, आप एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, लेकिन अगर बार बार आप अपने को ये सिद्ध करने का प्रयास कीजिए कि हम फला घराने से हैं, बहुत ऊंचे घराने से हैं, तो जो दूसरा मतलब गौरव की बात करेंगे, तो जो दूसरा आपका दोस्त है उसके अंदर कहीं ना कहीं बात आएगी कि आप अगर ऊंचे घराने के हैं, आप बहुत अच्छे घर से हैं, तो क्या हम कहीं किसी कमज़ोर घर से हैं। तो इसी ये गौरव, राष्ट्रीय गौरव, तो ये फ्रांस का जो राष्ट्रीय गौरव स्थापित, तो विभिन्न देशों में राष्ट्रीय गौरव की भावना, तो यहाँ जनता का राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट को भी सभी देशों ने मिलकर उसको पराजित किया, फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया। फ्रांस में भी राजतंत्र को स्थापित किया, और इसको स्थापित करने में कहते हैं घोर प्रतिक्रियावादी। एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका नाम था मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। उसका ये मानना था कि जो क्रांति होती है वो षड्यंत्र का परिणाम है। वो ये नहीं समझ पाया कि जो फ्रांस में क्रांति हुई वो षड्यंत्र का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके कारण सामाजिक और आर्थिक कारण है, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। तो जब पुरातन व्यवस्था फिर से जब पुनः स्थापित की गई थी, तो जनता के अंदर तो राष्ट्रवाद की भावना तो जन्म ले चुकी थी। अब आप कहें फिर से हम राजतंत्र स्थापित करेंगे, तो जनता उसको चाहने वाली नहीं थी। वही भावना थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो आप जो 19th सेंचुरी का यूरोप है, 1800 से लेकर 1900, तो इसमें आप देखते हैं कि ये इसको क्रांतियों का वर्ष कहते हैं। 1800 लेकर 1850 तक सभी देश में क्रांति होती है राजा के विरुद्ध, क्योंकि वो वहाँ चाहते हैं कि जनता का शासन स्थापित हो। तो ये जनता का राष्ट्रवाद है। यहाँ देखिए राष्ट्रवाद का, अब यहाँ पे राष्ट्रवाद का जो डिफिनेशन है चेंज हुआ, और जो मध्य वर्ग अभी राजा के साथ में था, अब राजा के ऊपर और भी वो कंट्रोल करना चाहता है। वो जनता, वो डेमोक्रेसी, वो ये नहीं चाहता है, मध्य वर्ग, ये पूंजीपति वर्ग जो था, वो ये नहीं चाहता है, जो व्यापारी वर्ग था, कि डेमोक्रेसी की स्थापना हो। वो चाहता है कि जो राजा भी हो वो भी हमारे नियंत्रण में हो, और जनता जो है, अब जब मताधिकार की बात आती है तो वो चाहता है कि सीमित मताधिकार हो। जैसे आप यूरोप में देखते हैं कि सीमित मताधिकार का मतलब था कि सबको वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट सिर्फ जो राज्य को कुछ पैसा टैक्स देते हो निर्धारित किया गया, उन्हीं को वोटिंग राइट थी। तो वो चाहता था कि जो व्यापार करेगा उसी की इनकम होगी, वही टैक्स देगा, तो राज्य के ऊपर नियंत्रण भी रखेगा, वो सीमित मताधिकार रखेगा। और थर्ड कि वो डेमोक्रेसी की स्थापना हो, तो अपना वो अधिकार चाहता था राज्य के ऊपर, राज्य को भी कंट्रोल रखना चाहता था। तो जो ये क्रांति हुई 1800 से लेके 1850 के बीच में जितनी भी क्रांतियाँ हुई, वो जनता का राष्ट्रवाद था, वो जो डेमोक्रेसी की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना करना चाहती थी यूरोप में।
तो देखिए पहला फर्स्ट फेज़ जो मैंने आपको बताया था वो राजा का राष्ट्रवाद था, जहाँ पे निरंकुश राजतंत्र था, और दूसरा जो है ये जनता का राष्ट्रवाद है। अब इसी राष्ट्रवाद का जो परिणाम है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, और जो आप पूर्वी समस्या देखते हो ऑटोमन साम्राज्य में जो विभिन्न चेक जातियाँ थी, स्लाव जातियाँ थी, ईसाई जातियाँ थी, तो जो इन लोगों ने जो अपने आप को स्वतंत्र, वो राष्ट्रीयता के नाम से ही अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, क्योंकि राष्ट्र से मतलब है कि राष्ट्र से मतलब है कि जहाँ विभिन्न लोग, विभिन्न समुदाय आपस में एक दूसरे से लगाव के साथ एक साथ रहते हों और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों। इसके साथ उनके रीति रिवाज और मान्यताएं जो हैं वो समान हो और वो एक ऐतिहासिक शक्ति की उपज हों। यही राष्ट्र है, और इसी राष्ट्र से राष्ट्रवाद आता है। तो अब यहाँ देखिए जनता का राष्ट्रवाद है। देखिए आप 1800, अब मैं 1800 से आपको 1900 के बीच में ले आया, लेकिन देखिए इसी बीच में अब मैं जो तीसरे अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ। तीसरा मुद्दा ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा राष्ट्रवाद है वो था समाजवाद और मार्क्सवाद के खिलाफ। इसी बीच में 1800 और 1900 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, और अपने चरम पर था, वो अपने चरम पर था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जो सर्वहारा वर्ग जिसको कहते हैं, और जर्मनी में कार्ल मार्क्स का उदय हो ही चुका था 1818 में। तो बहुत शोषण हो रहा था। अब बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने लगी थी। वो भी एक विश्व क्रांति की बात करता था, और उसने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं। तो जो पूंजीपति वर्ग था, जो मध्य वर्ग था, जो राजा था, राजा के ऊपर नियंत्रण इसी मध्य वर्ग का था। तो देखा कि इस तरह से तो क्रांति हो जाएगी, सर्वहारा का शासन हो जाएगा और हम तो समाप्त हो जाएंगे, पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने फिर राष्ट्रवाद का प्रयोग किया। राष्ट्रवाद कि देखो ये फ्रांस का झंडा, फ्रांस का राष्ट्रगान है, और चलो तुमको हम एशिया, तुमको हम अफ्रीका की सैर कराते हैं। तो यहाँ पर जनता का जो ध्यान था उसने अभी इस राष्ट्रवाद का प्रयोग साम्राज्यवाद के लिए किया। अब आप देखते हैं साम्राज्य कहने का तात्पर्य को समझिए, वो ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। साम्राज्यवाद के लिए कैसे कि ब्रिटेन में जब वहाँ के सर्वहारा लोग ब्रिटेन के खिलाफ डिमांड कर रहे हैं, क्रांति की बात कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, तो वहाँ के जर्मनी में कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि चलो मैं तुमको एशिया, अब इसीलिए एशिया में साम्राज्य की स्थापना हुई इन देशों की। पहले उपनिवेश थे, उपनिवेश के कई स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज से मतलब उपनिवेश से ये है कि देखिए पहले ये वहाँ से पैसा लेकर आते थे, यहाँ खरीदते थे और फिर यहाँ से ले जाके बेचते थे यूरोप में और मुनाफा कमाते थे। फिर इनका ट्रेंड चेंज हुआ कि ये यहीं पर टैक्स वसूलते थे और उसी पैसे से खरीदते थे, और ख़रीदने के बाद बेच के तब मुनाफा कमाते थे। लेकिन जब यहाँ 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद है, तो जब उनको लगा कि हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, क्रांति आ जाएगी, विश्व क्रांति आ जाएगी, तो इन्होंने राष्ट्रवाद का प्रयोग इन देशों ने इस तरह से किया कि हम साम्राज्यवाद का विस्तार करेंगे। इसको बहुत अच्छे ढंग से अगर समझना तो मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 1813 का जो एक्ट है उसको आप जरा पढ़िए कि जब देखिए पूंजीपतियों का जब ब्रिटेन में जब बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो भारत में जो कंपनी शासन कर रही थी या कंपनी जो व्यापारिक अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को था। और 1813 में आप पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो पूंजीपतियों का जो उदय हुआ था ब्रिटेन में बहुत सी कंपनियों का, तो एकाधिकार यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, उसको समाप्त कर दिया गया। और विभिन्न कंपनियां जो ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की थी, उन कंपनियों के द्वारा
द्वार भारत के लिए खोल दिए गए। तो इस तरह से देखिए राष्ट्रवाद के 3 चरण हैं, जिसका जन्म यूरोप में हुआ। राजा का राष्ट्रवाद हुआ, दूसरा जनता का राष्ट्रवाद हुआ, और तीसरा जो था राष्ट्रवाद का प्रयोग जो किया गया। अब इसका एक एग्जांपल और, जैसे आप भारत में ही देख लीजिए, अगर भारत में बहुत सी समस्याएं, आंतरिक समस्याएं हों, लेकिन अगर भारत की सरकार जो है अभी पीओके में जाए और 200 मीटर ज़मीन या 200 किलोमीटर 200 मीटर ज़मीन वहाँ की भारत में अगर कैप्चर कर ले अभी, तो जो आंतरिक समस्याएं उन समस्याओं से जनता का ध्यान भटक जाएगा और वो उसी पे प्राउड करेगा कि पीओके का इतना पोर्शन भारत ने जीत लिया। सेम सिचुएशन वहाँ पर थी कि जो इंटरनल प्रॉब्लम थी, जो समाजवाद का जो उदय हो रहा था, सर्वहारा की जो क्रांति की बात कर रहा था, उसे ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का प्रयोग किया गया और उस राष्ट्रवाद का प्रयोग करके साम्राज्यवाद को विस्तार दिया गया। तो इस तरह से अब यूरोप के संबंध में राष्ट्रवाद से संबंधित राष्ट्रवाद को आप इस तरह से अगर आप समझेंगे तो जब आप एक इस विचारधारा को आसानी से समझ सकेंगे और देखेंगे विश्व में परिवर्तन जो होते हैं वो विश्व स्तर पर ही उसका निर्णय होता है। विचारधारा को समझना इतिहास में बहुत ज़रूरी होता है और ये ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं होता है। अपने अपने विचार कहने का सबको राइट है, इसलिए आप लोग भी इसको सीखिए और अपने विचार बनाइए। अब मैं इसी वीडियो को अभी मैंने यूरोप के संबंध में इसको मैंने आपको बताया है और अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भारत के संबंध में होगा, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। धन्यवाद।